स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदय साइंस एंड टेक्नो में। तो हम पिछले क्लास में देख चुके थे कि दो आवेशों के मध्य बल लगता है। अगर सजातीय आवेश है तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, अगर विजातीय आवेश है तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। कूलाम ने बताया कि इन दो आवेशों के बीच जो बल है वो किस मात्रा में है। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं कूलाम का नियम। इसने बताया था कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। ठीक है, क्या हम दो बिंदु आवेश ले रहे हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R के बराबर है। जब भी बोला जाए बिंदु आवेश का मतलब है अगर दो आवेशों के बीच जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है उन आवेशों के आकार के तुलना में, तब ऐसे आवेश को क्या कहेंगे? बिंदु आवेश कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ से मैं देखूं तो दूरी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि Q2 मुझे बिंदु जैसे दिखे, जब Q2 से मैं देखूं तो दूरी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि Q1 मुझे बिंदु जैसे दिखे। इसका मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इनके आकार के तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे आवेशों को बोल दिया जाएगा बिंदु आवेश। तो कूलाम ने कहा कि दोनों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच चाहे आकर्षण का बल हो चाहे प्रतिकर्षण का बल हो, अगर दोनों सजातीय हैं तो प्रतिकर्षण का बल होगा और दोनों विजातीय हैं तो आकर्षण का बल होगा। तो दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है। दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होता है, दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, Q1 Q2 के समानुपाती होगा। दूसरा इसने कहा कि इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमने ऐसा लिख दिया। दोनों को अगर मिला दें हम तो ऐसा लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई R का वर्ग। ठीक है, क्या जब भी अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो F को हटा दिए तो एक नियतांक K ले लिए, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, क्या जहां पर K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट है निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 गुना 10 के घात ऋण 12, और इस पूरे K का मान होता है 9 गुणित 10 के घात 9। ठीक है, क्या अगर हम इकाई देखें तो देखिए, हम जब न्यूमेरिकल आएगा, आंकिक प्रश्न आएगा तो K का मान सीधा 9 गुणित 10 के घात 9 रखेंगे। ठीक है, क्या और निर्वात और वैद्युतशीलता का मान अगर पूछा जाए तब हम इतना बनाएंगे, लेकिन जब हम आंकिक प्रश्न करेंगे तो इसका उपयोग नहीं करेंगे। हम सीधा इस K का मान मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन इस पूरे का मान 9 गुणित 10 के घात 9 रखेंगे। ठीक है, इकाई देखते हैं K का इकाई, तो K बराबर यहां से क्या लिख सकता हूं, R को उधर भेज दीजिए, FR का वर्ग बटे Q1 Q2, तो K का इकाई क्या हो गया, बल का न्यूटन, R का वर्ग मीटर का वर्ग बटे कूलम का वर्ग। ठीक है, क्या तो इस K का यहाँ इस 9 गुणित 10 के घात 9 का इकाई क्या हो गया, न्यूटन मीटर वर्ग कूलम -2। अब हम जान चुके हैं कि K बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई K।
अब k का इकाई रखे, 1/4 का कोई इकाई नहीं होता, तो जो k का इकाई है उसका उल्टा इकाई एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा। तो इसको उल्टा कर दो, देखो 1/4 का कोई इकाई नहीं, k का इकाई है न्यूटन मीटर का वर्ग, और ऊपर क्या चला जाएगा कूलम का वर्ग, तो इकाई हो गया कूलम का वर्ग प्रति एकांक न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कूलम का वर्ग न्यूटन -1 मीटर -2, ठीक है क्या। तो कुल मिला के हमारा जो बल आया है F आया है वो किसके बराबर आया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। पर ध्यान रहे कि हमने जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वो निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। इसका मतलब ये दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हुए हैं। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों आवेश को किसी माध्यम में रख दिया जाए, दोनों आवेश को अगर किसी माध्यम में रखेंगे तो वैद्युतशीलता भी उस माध्यम का रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर किसका वैद्युतशीलता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है क्या। तो देखिए अगर आवेश को कहाँ रखा जाए, किसी माध्यम में, अगर आवेश को किसी एप्सिलॉन वैद्युतशीलता वाले माध्यम में रखा गया हो, तब बल किसी मीडियम में, किसी माध्यम में, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R का वर्ग। जब ये वायु या निर्वात में था तो निर्वात का वैद्युतशीलता, जब ये किसी माध्यम में है तो ये माध्यम का वैद्युतशीलता, ठीक है क्या। हमने सपोज इसको समीकरण 1 दे दिया, ये समीकरण 2 दे दिया, इसका मतलब इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये किसका है, बल वायु या निर्वात का, वायु या निर्वात का, वायु या निर्वात में बल दे रहा है। ये F के साथ कुछ नहीं लिखा है, F के साथ यहाँ माध्यम लिखा है, तो ये किसी माध्यम का है। लेकिन होता क्या है कि आपको क्या दिया रहता है, देखिए माध्यम का आपको आपेक्षिक वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक दिया रहता है। तो पहले इस टर्म को समझ लेते हैं फिर इस पे आते हैं। देखिए आपेक्षिक वैद्युतशीलता या इसी को बोला जाता है पैरावैद्युतांक, जिसको K से दिखाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये वह K नहीं है जो K हम यहां लिखे हैं, ठीक है क्या, ये वो K नहीं है जो K हम यहां लिखे हैं। यहाँ कोई भी एक नियतांक है, यहाँ जो हम K दिखा रहे हैं वो पैरावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता है। इसका परिभाषा क्या है, क्या बोलता है कि K बराबर क्या होता है, माध्यम का वैद्युतशीलता बटे निर्वात का वैद्युतशीलता, मतलब K बराबर एप्सिलॉन बटे, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम का, किसी माध्यम का वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हैं और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसको इधर भेज दिए, ठीक है क्या। अब देखिए समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, 2 में देखिए क्या लिखा है,
बल किसी माध्यम में बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R का वर्ग। जहां पर ये लिखा है मतलब ऐसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन, इंग्लिश में एप्सिलॉन कह देते हैं, आप एप्सिलॉन कहेंगे। और जहां पर ऐसे लिखा है वहां कहेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? एप्सिलॉन नॉट। और इसको क्या बोल रहा हूं? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये समीकरण ऐसा लिखा है। अब मैंने इसी को कैसे लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R वर्ग। ठीक है क्या? अब देखिए, ये हो गया किसी माध्यम में लगने वाला बल। अब यहां से आगे देखिए, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R का वर्ग, ये वायु में बल है। अगर K को हटा दें तो बाकी किस में बल है? वायु में बल है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? बल किसी माध्यम में बराबर है इतने को, इतने को देखिए, K को छोड़ के देखिए, K को छोड़ के देखिए, ये यही है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? वायु में बल बटे K, मतलब माध्यम का पैरावैद्युतांक। तो इससे हमको पता चला, देखिए इससे क्या पता चला आपको कि किसी माध्यम में बल वायु में बल बटे K। इसका मतलब अगर किसी माध्यम में उस आवेश को रख दिया जाए तो वायु में जितना बल महसूस कर रहा है उससे K गुना कम बल महसूस करेगा। ठीक है क्या? देखिए, कुछ एक चीजों का आपको पैरावैद्युतांक याद रखना पड़ेगा। जैसे K जो है वायु का, ये 1 होता है। वायु का बोल दे, निर्वात का बोल दे, 1 होता है, क्योंकि ऊपर माध्यम में भी वायु आ जाएगा और नीचे निर्वात या वायु है ही, तो दोनों बराबर हो जाएंगे और 1 हो जाएगा। K जल का ये होता है 80, होता तो 80.4 है या कहीं कहीं 81 दिया रहता है, लेकिन जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसमें 80 लिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि माध्यम में जो बल महसूस करेगा, वायु में जो बल महसूस करेगा उससे 80 गुना कम बल महसूस करेगा माध्यम में। ठीक है क्या? और K धातु का ये होता है अनंत। ठीक है क्या? ये बोलना क्या चाह रहा है? मान लिया जाए दो आवेशों को आपने निर्वात में रखा है या वायु में रखा है, निर्वात में या वायु में रखा है। तो मान लेते हैं कि ये F बल महसूस कर रहा है, इन दोनों के बीच F बल है। अब इसी चीज को आप किसी माध्यम में लेकर आ गए, ये कोई माध्यम है, चलो जल है मान लेते हैं, जल है। ठीक है क्या? यही Q1 यही Q2 है, इन दोनों के बीच का दूरी अभी भी R था, अभी भी R है। तो यहां जो बल महसूस करेगा वो बल माध्यम में या बल जल में, तो ये वायु में जो बल महसूस कर रहा था उसका बटे 80 हो जाएगा। यहां से देखें, वायु में जो बल महसूस कर रहा था बटा 80 हो जाएगा। तो जल में 80 गुना कम बल महसूस हुआ। अब इसी को हम धातु ले लेते हैं। आपने माध्यम को क्या ले लिया? धातु ले लिया, और फिर से Q1 Q2 को आपने रख दिया। तो बल धातु में, तो बल वायु में बटे धातु का पैरावैद्युतांक कितना है? अनंत है, और कुछ बटे अनंत 0 होता है। तो दोनों को अगर धातु में रखेंगे तो कोई भी बल महसूस नहीं करेगा। ठीक है क्या? तो ये कह सकते हैं कि अगर दो आवेश
किस में रखे हैं? वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। उसको आप किसी भी माध्यम में ले जाओ, दोनों के बीच लगने वाला बल हमेशा कम हो जाएगा। वायु और निर्वात में अधिकतम बल महसूस करेगा, जल में ले गए 80 गुना कम, धातु में ले गए कोई बल महसूस नहीं कर सकता है। पैरावैद्युतांक देखिए, दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित प्रतिकर्षित तब तक कर रहे हैं जब तक वो एक दूसरे के क्षेत्र में हैं। एक दूसरे के क्षेत्र में मतलब एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र में है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। एक दूसरे के क्षेत्र में है तो बल महसूस कर रहे हैं। पैरावैद्युतांक ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र को चलने में कितनी परेशानी हुई है, वैद्युत क्षेत्र को चलने में कितनी परेशानी हुई है। ये बोल रहा है कि 80 गुना परेशानी हुई है तो 80 गुना कम बल महसूस करेगा। ये बोल रहा है अनंत परेशानी है, अनंत परेशानी है मतलब चल ही नहीं पाएगा। जब वैद्युत क्षेत्र इसमें चल ही नहीं पाएगा तो बल महसूस कर ही नहीं सकता। दो आवेश रखे हैं, एक दूसरे के पास वैद्युत क्षेत्र तो गया ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोई दूसरा आवेश वहां रखा हुआ है। ये जानते कैसे हैं? आकर्षित या प्रतिकर्षित कैसे करते हैं? वैद्युत क्षेत्र के मदद से। वैद्युत क्षेत्र वहां जाता है इसलिए वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर लेता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेता है। अब वैद्युत क्षेत्र जब चल ही नहीं पाएगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कोई आवेश रखा है। वैद्युत क्षेत्र चल ही नहीं पाया तो कोई भी बल महसूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है कूलाम का नियम। जब आवेश किस में रखा हो, वायु या निर्वात में, और आवेश किस में रखा हो, किसी भी ऐसे पदार्थ में जिसका पैरावैद्युतांक एप्सिलॉन हो, तब कितना बल महसूस करेगा। ध्यान रखिए, इस आपेक्षिक वैद्युतशीलता या पैरावैद्युतांक का कोई भी इकाई नहीं होता। ऊपर जो इकाई होगा नीचे भी वही इकाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा कि विमाहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमाहीन हो जाएगा या फिर यूनिटलेस हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आवेश का वितरण किस प्रकार से हो सकता है किसी भी वस्तु में? एक होता है विविक्त आवेश वितरण, एक होता है निरंतर आवेश वितरण। मान लिया जाए किसी वस्तु को आवेशित किया गया और इस प्रकार से उसमें आवेश का वितरण हुआ है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कहीं कहीं पर ज्यादा आवेश है, कहीं कहीं पर कम आवेश है, कहीं कहीं पर ज्यादा आवेश है, कहीं कहीं पर कम आवेश है। तब इसको बोलते हैं कि आवेश वितरण कैसा है? विविक्त है। और प्रायः ऐसे ही होता है, लेकिन अध्ययन के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि आवेश वितरण कैसा है? निरंतर है, एक समान है, इस तरीके से है। ठीक है, क्या आवेश वितरण सब जगह एक समान है, उसको कहेंगे क्या? निरंतर आवेश वितरण। ठीक है, तो इस आधार पर इनको तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण मतलब किसी तार में आवेश का जो वितरण है उसे रैखिक आवेश वितरण कहेंगे। और रैखिक आवेश घनत्व को दिखाया जाएगा इस तरीके से। देखिए, मान लिया जाए इसका लंबाई L है और रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं, जो कि इसके बराबर हो जाएगा आवेश प्रति एकांक लंबाई। ठीक है क्या? तो इसको लैम्डा बराबर Q/L, आवेश प्रति एकांक लंबाई। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिख सकता है dQ/dL, तो भी चलेगा। ठीक है, अल्प अवयव के लिए लिखा जाए, बहुत छोटे भाग के लिए, तब dQ/dL लिखा जा सकता है। दूसरा है पृष्ठीय आवेश
वितरण। तो पृष्ठ बना ले, मान ले जाए एक चादर है, ठीक है, इस पर आवेश का जो वितरण होगा, मान लिया जाए एक गोला है जिसके सतह पर आवेश आया है। ध्यान रखिए गोला तो है लेकिन इसके सतह पर है आवेश, तब हम कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण है, ठीक है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दिखाया जाएगा, जो होता है आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो कुल मिला के सिग्मा किसके बराबर हो गया, आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल। तीसरा है आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, जिसको रो से दिखाया जाएगा, जिसको रो से दिखाया जाएगा। आयतन मतलब मान लिया जाए एक गोला ले लिए हैं और इसके पूरे आयतन में ध्यान रखिए ये चादर है जो 2D डायग्राम है, 2D है, ये 2 डायमेंशन में ये गोला है, पूरा इसके आयतन में फैला हुआ है आवेश, ठीक है। तो आयतन आवेश घनत्व रो से दिखाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, आवेश प्रति एकांक आयतन, Q बटे आयतन। हमको इन दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इन दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है, मूलतः इसकी आवश्यकता हमको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था और अभी हम जो पढ़े हैं बल, वो कैसा बल है, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। क्या ध्यान रखिए हमने क्या कहा था, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल इसलिए कह रहे हैं कि हम अभी इसमें जितने भी आवेश पढ़ रहे हैं सबके सब स्थिर अवस्था में है, कोई भी गतिशील नहीं है। तो स्थिर आवेशों के बीच लगा बल को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब आवेश किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। इसका मान क्या पढ़े हैं अभी हम, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R का वर्ग। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या पढ़े हैं हम, G m1 m2 बाई R का वर्ग, ठीक है। क्या यहाँ पर बल तब है जब ये वायु या निर्वात में है, अगर दूसरे माध्यम में होता तो ये जो वैद्युतशीलता है उसको उस माध्यम का रखते। देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले समानता है तो समानतम जो इधर लिखेंगे वो भी इधर ही रहेगा, ठीक है। यह बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, F जो है R के वर्ग का व्युत्क्रम है, ये है स्थिर वैद्युत बल, ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यह बल भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब बलों के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है यह भी और गुरुत्वाकर्षण बल भी। दूसरा, यह बल निर्वात में भी लगता है, ये तो है ही निर्वात का, ठीक है। और यह बल भी निर्वात में भी लगता है क्योंकि हम पढ़े हैं कि पूरे ब्रह्मांड में यह बल लगता है। तो ब्रह्मांड में तो बहुत जगह ऐसे हैं जैसे वायु भी नहीं है, जिसमें वायु भी नहीं है, निर्वात है, तो वहां भी ये बल काम करेगा, वहां ये भी बल काम करेगा।
उसके बाद यह एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पथ पर निर्भर नहीं करता है मतलब केवल इन दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रम के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ये किधर से आया, कैसे आया, कौन से पथ से चला होगा, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो इनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक बिंदु और अंत बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है क्या? देखिए, यह एक संरक्षी बल है, मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। किस तरफ से आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, सीधी दूरी कितनी है उससे बस फर्क पड़ता है। यह भी बल वैसा ही है। यह एक केंद्रीय बल है, यह भी एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब है दो पिंडों के बीच लगा बल को केंद्रीय बल तब कहते हैं जब इसके केंद्र, जब जो बल है वो इसके केंद्र और इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लगे, तब उसे केंद्रीय बल कहते हैं। इसके केंद्र, दो पिंडों के बीच लगा बल को केंद्रीय बल तब कहेंगे जब बल का दिशा किस तरफ है, इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर बल का दिशा है, तब उसे केंद्रीय बल कहेंगे। तो यह बल भी वैसा है, यह बल भी वैसा है। दोनों वस्तुओं के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा के दिशा में बल लगता है, इसलिए केंद्रीय बल है। ये भी केंद्रीय बल है और ये भी केंद्रीय बल है। अब देखते हैं असमानता। हम देखे हैं कि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। सजातीय होता है तो प्रतिकर्षण करता है, विजातीय होता है तो आकर्षण करता है। लेकिन हम पढ़े हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता है, इसमें प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है क्या? बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ हम क्या पढ़े हैं कि अलग अलग माध्यम में वैद्युतशीलता का मान अलग अलग होगा, इसलिए अलग अलग माध्यम में अलग अलग बल महसूस करेगा। जबकि यहाँ पर देखिए जी का जो मान है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक समान है। जब इसका मान बदलेगा ही नहीं तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा। किसी माध्यम में रख दो गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही रहेगा। क्यों? जी का मान नहीं बदल रहा है, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक समान है। इसका मतलब बल का मान माध्यम पर निर्भर करेगा स्थिर वैद्युत बल में, और बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा गुरुत्वाकर्षण बल में। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए सेम है, किसी जगह भी ले जाओ दो द्रव्यमानों के बीच उतना ही बल लगेगा। ठीक है क्या? यह एक प्रबल बल है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो स्थिर वैद्युत बल है वो काफी प्रबल है। पूरे ब्रह्मांड का सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि ये बल क्या कहता है, हर एक दो वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है उसके बीच बल लग रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच ये भी इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो इस नियम के अनुसार दोनों के बीच बल लग रहा है, लेकिन इसको हम लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कारण इतना कमजोर बल है कि इसको देख के महसूस हम नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएगा जिससे हम महसूस कर सकें, इतना कम बल लगा है। बड़े पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को हम महसूस कर पाते हैं, जैसे कि पृथ्वी है, बड़े बड़े समुद्र हैं, जैसे कि एक ग्रह दूसरा ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है। ऐसे बड़े बड़े पिंडों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस किया जा सकता है। छोटे मोटे द्रव्यमान के लिए गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस नहीं किया जा सकता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले एक प्रबल बल है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे दुर्बल बल है। साथ ही साथ सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अगले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे कोई सवाल नहीं बनता है, कोई टॉपिक परेशान करता है या कोई टॉपिक छूट गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर हमसे कांटेक्ट करके अपनी परेशानी बता सकते हैं। हम आपको बहुत जल्द ही उसका सलूशन भेज देंगे। लगभग हमारे सारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और जितने भी सवाल हैं आप वहाँ अपने रख सकते हैं। बहुत जल्द ही उसका सलूशन आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।